जो बिहार का भी गौरवशाली, शक्तिशाली, सांस्कृतिक और समृद्ध बिहार हुआ करता था। शक्तिशाली मगध साम्राज्य से लेकर नालंदा यूनिवर्सिटी तक बिहार भारत के इतिहास में एक चमकता हुआ हीरा की तरह खड़ा था। जिस बिहार की धरती में अनेकों महापुरुष का जन्म हुआ, जैसे कि चाणक्य, आर्यभट्ट, वाल्मीकि, गुरु गोविंद सिंह, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और महावीर जैसे अनेक महान पुरुषों का जन्म हुआ। और तो और जिस बिहार को ज्ञान का भंडार कहा जाता था, नालंदा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, तो वहीं आज इस बिहार का पतन कैसे हो गया। बिहार शब्द एक गाली सा बन गया था। आखिर क्यों बिहार के लोग पैसे कमाने के लिए बिहार से बाहर पलायन करने पर मजबूर हो गए। एक समय ऐसा भी था जब बिहार अकेले 15 स्टेट के बराबर IAS, IPS और रेलवे में कर्मचारियों को टक्कर देता था। आज उस बिहार को गरीबी, करप्शन, पिछड़ापन और बीमारू राज्य के नजरिए से देखा जा रहा है। आखिर क्या है इस गोल्डन बिहार के पतन की कहानी। चलिए आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। MLA Sudhakar Singh recently flagged the issue of corruption in his own department, a step down. फर्जी शिक्षक ही बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये बच्चों को फर्जी शिक्षकों से शिक्षा दिला रही है और देश का बेड़ा गर्क करा रही है। दोस्तों, आधुनिक बिहार को समझने के लिए इसके इतिहास को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था, मौर्य समाज, जिसकी अवधि लगभग 322 से 185 ईस्वी पूर्व मानी जाती थी। मौर्य राजवंश ने करीब 137 सालों तक भारत पर राज किया था। इस साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य मगध राज्य के मैदानी इलाकों से यानी बिहार और बंगाल से शुरू किया था, जिसकी राजधानी अजीमाबाद या पाटलिपुत्रा थी, जो कि आज पटना शहर के नाम से मशहूर है। उस टाइम बिहार और बंगाल एक ही राज्य हुआ करता था। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार प्रदेश का उदय हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य के निधन के बाद उनका बेटा उत्तराधिकारी बना, बिंबिसार। बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य का विस्तार किया था और इन्होंने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई थी, जिसे आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। खैर, मौर्य साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए, बिहार के पतन के एक कारण नहीं है, इनके कई कारण हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहला कारण है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसकी स्थापना ब्रिटिशर्स के द्वारा 1600 ईस्वी में की गई थी। इन्होंने 1973 में बंगाल प्रेसिडेंसी में एक ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू। उस टाइम बिहार में पावर चलाने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एग्रीकल्चर पर ही निर्भर थी और उस टाइम भारत का सबसे ज्यादा रेवेन्यू बंगाल प्रेसिडेंसी से ही आता था। तभी ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम लागू किया, यानी ये अंग्रेज बिहार में कुछ जमींदार बैठाए और उनसे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उससे ये जमींदार एक फिक्स रेवेन्यू लिया करते थे। क्योंकि जमींदारों की रेवेन्यू फिक्स थी तो वहां के किसानों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा कि वे अपने लिए कुछ बचा पाए। फसल खराब होती, बारिश होती, दहाड़ होता, सूखा होता, फिर भी फसल न होने के बावजूद भी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा फिक्स रेवेन्यू फिक्स की गई थी वे किसानों को देना पड़ता था। इस तरह से बिहार में किसानों की कमर टूट गई और आगे वे एग्रीकल्चर रिनोवेशन नहीं कर पाते थे। देखिए, 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने एक अलग प्रांत के रूप में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को निर्माण करने की घोषणा की और 22 मार्च 1912 को उन्होंने बंगाल से तोड़कर बिहार को अलग कर दिया। इस तरह से बिहार एक अलग स्टेट बन गया। और दूसरा कारण है पॉलिटिकल एंगल का, क्योंकि बिहार उस टाइम डेवलप नहीं कर रहा था। इसी वजह से बिहार में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू हुआ और सबसे बड़ा राजनीतिक उथल पुथल 1960 से लेकर 1970 के बीच हुआ था। इसी बीच बिहार में कई बड़े पॉलिटिकल लीडर निकले, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी और रामविलास पासवान। इस मूवमेंट का नाम था जेपी मूवमेंट। देखिए, जेपी मूवमेंट एक छात्र आंदोलन था जो कि बिहार के छात्रों से जुड़ा हुआ था, जिसमें बिहार के स्टूडेंट्स बिहार गवर्नमेंट से मांग कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए, छात्रों को बेसिक सुविधाएं दी जाए और बिहार के छोटे टोला मोहल्ला गांवों में जो डिस्क्रिमिनेट है उसे भी खत्म किया जाए। देखते ही देखते ये आंदोलन बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया और स्टूडेंट्स और पुलिस फोर्स के बीच काफी झड़प भी हुई। इसमें कई स्टूडेंट्स की तो जान भी चली गई थी। उस वक्त इस मूवमेंट की लीडरशिप जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। इसी मूवमेंट में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेहरा उभर कर आया जिसका नाम था लालू प्रसाद यादव। देखिए, उस टाइम बिहार के सीएम कर्पूरी ठाकुर थे, जो बिहार में काफी पॉपुलर थे। वे बिहार के जात पात को मिटाना चाहते थे और बिहार को आगे डेवलप भी करना चाहते थे। लेकिन 1970 में उनकी मौत हो गई। उसके बाद बिहार में एक राजनीतिक भूचाल आ गया। इस भूचाल को शांत करने के लिए लालू प्रसाद यादव आगे आए।
क्योंकि लालू प्रसाद यादव कर्पूरी ठाकुर की तरह ही बिहार में कास्ट के बीच समानता चाहते थे। लालू प्रसाद ये भी कहते थे कि हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। इस तरह से लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता बढ़ती गई और 1990 में वे बिहार के सीएम बन गए। जाति का भाव तो वो किया बाबा अम्बेडकर का खत्म। जैसे ही लालू यादव बिहार के सीएम बने, वे बिहार के कास्ट इक्वालिटी को भूल गए और बिहार में रह रहे अपर कास्ट कम्युनिटी के खिलाफ बहुत ही गंदे गंदे एवं भद्दे भद्दे कमेंट देने लगे। उन्होंने एक नारा निकाला था, भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला कायस कम्युनिटी को खत्म करो। इस सेंटेंस की वजह से अपर कास्ट के लोगों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। लालू प्रसाद यादव कहते थे कि हम अति पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कास्ट यादव और अति पिछड़ा मुस्लिम जिसे पोस्पंदा कम्युनिटी का ध्यान रखते थे, जिस वजह से बिहार में कास्ट डिस्क्रिमिनेट बढ़ गई। तो ये था लालू जी का सम्मान पॉलिटिक विकास। लालू प्रसाद यादव का साफ कहना था कि हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा हद तो तब हो गई जब 19 के दशक में लालू प्रसाद यादव एक काम के लिए ज्यादा फेमस हो गए और वो काम था बिहार में जंगल राज का कल्चर क्रिएट करना। एक पत्रकार अरुण सिंह बताते हैं, जो कि बिहार को काफी करीब से कवरेज करते थे। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव के गवर्नेंस में बेसिकली बिहार को गुंडे चला रहे थे और इस गुंडा राज में सबसे बड़े गुंडे थे साधु यादव और सुभाष यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के साले थे। अब आप सोचिए, इतने बड़े प्रदेश में सबसे बड़े मिनिस्टर के साले गुंडे हैं, आखिर पुलिस करे भी तो क्या करे। उस टाइम पूरे बिहार में गुंडों का राज चलता था। शाम को 6 बजे के बाद बहन बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी। रंगदारी, अपहरण, गुंडागर्दी, क्रिमिनलगिरी, उस टाइम लूटपाट, नक्सलवाद भी काफी बढ़ गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे बिहार में खौफ और दहशत का माहौल छाया था। और तो और 2002 में जब लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी हुई तो लालू प्रसाद के जो गुंडे थे उन्होंने पटना के कार डीलक्स, ज्वेलरी शोरूम, बिजनेसमैन, फर्नीचर शोरूम से जबरन लग्जरी गाड़ियां, गहने, फर्नीचर और बहुत सारा सामान लूटा। इस लूटपाट के खिलाफ बिहार पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उन्हें भी अपनी नौकरी और जान का खतरा था और इसी वजह से पूरा बिहार पिछड़ापन के गर्त में डूब गया। देखिए, बिहार स्टेट को डाउनफॉल होने का एक और बड़ा कारण है यहाँ पे इंडस्ट्री का न होना। इन सभी बातों को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार एक लॉकलैंड एरिया है। सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। इसी वजह से यहाँ कोई कंपनी बिठाना नहीं चाहता। ये बात तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे स्टेट हैं जो लॉकलैंड एरिया से घिरे हुए हैं, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। फिर भी वहाँ पे हजारों कंपनियां अभी भी काम कर रही है। इसीलिए ऐसा कहना कि बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है क्योंकि ये लैंड लॉक्स एरिया है, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिहार इंडस्ट्रियलाइजेशन में पहले से दूर था। इनफैक्ट ब्रिटिश टाइम में बिहार का पटना एक ट्रेंडिंग हब हुआ करता था। यहाँ से अनाज, फूड्स और रॉ मटेरियल बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में सप्लाई किया जाता था। 1947 में देश आजाद होने के बाद भारत सरकार ने सभी बड़ी कंपनियों को देश में प्लांट लगाने का आह्वान किया। तो उस टाइम ज्यादातर कंपनियों की पहली पसंद बिहार ही थी और कंपनियां चाहती थी कि बिहार या बिहार के आसपास ही अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि इनका मेन कारण था बिहार और उसके आसपास के इलाकों में बहुत सारे आयरन, अभ्रक, कोल के माइंस थे और सभी कंपनियों को यह मालूम था कि अगर ये बिहार के बाहर जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे तो उन्हें पंजाब से रॉ मटेरियल ले जाने में जितना खर्चा होगा उससे कम खर्चे पर ही बिहार में प्रोडक्ट तैयार करके कोलकाता पोर्ट के जरिए आराम से पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। लेकिन ये बात उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं आई। उनके अनुसार मिनरल्स और माइंस भारत के हर राज्य में तो नहीं उपलब्ध होंगे। ऐसे में कंपनी अपनी फैक्ट्री वही लगाएंगी जहां मिनरल्स हैं, तो वैसे में वे राज्य या क्षेत्र जहां मिनरल्स नहीं है उनका भी विकास नहीं हो पाएगा। इसी बात को देखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक पॉलिसी लाई, द फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अनुसार कोई भी कंपनी भारत के कोई भी कोने में जाकर अपनी कंपनी बिठा सकता है। इसमें रॉ मटेरियल को एक स्टेट से निकालकर दूसरे स्टेट में ले जाने में जितना भी खर्चा आएगा उस पर केंद्र सरकार सब्सिडी देगी। ऐसे में कंपनी अपनी फैक्ट्री बिहार में लगाए या इंडिया के किसी भी स्टेट में लगाए, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट जीरो हो गया था। और इसी पॉलिसी का फायदा उठाकर ज्यादातर कंपनियों ने अपनी फैक्ट्री समुद्र के किनारे लगाई ताकि वहां से ट्रांसपोर्ट की सुविधा आसानी से मिल सके और इंटरनेशनल मार्केट तक आसानी से जा सके। और यही वजह है कि आज भारत में समुद्र के किनारे जितने भी स्टेट हैं, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सब काफी डेवलप स्टेट। ऐसे में बिहार एक सिर्फ
मिनरल प्रोड्यूसर स्टेट बनकर रह गया। लेकिन 1993 को नुकसान को देखते हुए इस पॉलिसी को हटा दिया गया। तब तक बिहार काफी पिछड़ चुका था और इससे भी ज्यादा बिहार का डाउनफॉल तब हो गया जब सन 2000 में बिहार से टूटकर झारखंड राज्य बना। उस टाइम बिहार में जितने भी छोटे बड़े माइंस और मिनरल्स की कंपनियां बची थी वे सभी झारखंड में आ गई। इस वजह से बिहार में कुछ बचा ही नहीं और बिहार इंडस्ट्री के मामले में ना के बराबर ही हो गए। क्योंकि बिहार की जनसंख्या अभी 13 करोड़ प्लस है और वहां इंडस्ट्री की कमी होने के कारण रोजगार नहीं मिल पाया। इस वजह से बिहार के लोग रोजगार के लिए दूसरे स्टेट में पलायन कर रहे हैं। तो वहीं बिहार में जो छोटी मोटी कंपनियां जैसे कि शुगर मिल जो पूरे देश का 40% शुगर प्रोड्यूस करता था आज के डेट में घटकर सिर्फ 4% रह गया है। ऐसा होने का मेन कारण था 28 शुगर मिल में से मात्र 11 शुगर मिल ही चालू रहे। तो वहीं पूरे बिहार में 3000 राइस मिल थे जो कि आज 2000 राइस मिल को बंद कर दिया गया है। कि ये राइस मिल बंद क्यों हो गया? तो इसका मेन कारण था बिहार में करप्शन, भ्रष्टाचार और मिल को जैसे तैसे करके लोग चला रहे थे। और इसके अलावा बिहार के डाउनफॉल पतन होने का कारण है वहां की जमीन काफी उपजाऊ है। इसीलिए कोई भी किसान अपनी जमीन को किसी कंपनी को बेचना नहीं चाहता है क्योंकि छोटे मोटे किसानों का घर इसी जमीन के माध्यम से चल रहा है। अभी भी बिहार में 80% लोग एग्रीकल्चर पे ही निर्भर हैं। इस तरह से बिहार एक गरीब स्टेट और पिछड़ा राज्य बन गया था। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल बिहार काफी अग्रसर हो चुका है और अपने विकास की पटरी पे दौड़ रहा है। बिहार पहले से काफी बदल चुका है। किस तरह की स्थिति थी पहले? कोई सड़क नहीं था, सड़कों का निर्माण पहले जैसा बिहार था वैसा अब नहीं रहा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लेकर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को भरपूर सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार हर क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए नए नए स्टेप लेकर आ रही है। जैसे कि पिछले ही कुछ महीनों में बिहार में नई सीमेंट फैक्ट्री, रिफाइनरी, एथेनॉल के प्लांट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार, इंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड और इनोवेशन चैलेंजर से बिहार गवर्नेंस बिहार के यूथ को काफी मजबूत और सपोर्ट कर रही है। वैसे बिहार के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद बिहार के बारे में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी बिहार के बारे में पता चले। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।